स्टूडेंट्स आर देयर एंड 5 स्टूडेंट्स का डिफरेंट बर्स्ट टाइम है। बर्स्ट टाइम मतलब किसी को 20 मिनट्स के लिए कंप्यूटर यूज करना है, किसी को 10 मिनट्स के लिए, किसी को 5 मिनट्स के लिए, डिफरेंट बर्स्ट टाइम। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है, हम या तो और भी जो हमने एल्गोरिथम्स पढ़ी है, हम सबको अपना अपना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम उनको सर्व कर सकते हैं। तो राउंड रॉबिन में बेसिकली क्या होता है, ये सारे के सारे एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट होना चाहते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है, एक इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सारी की सारी प्रोसेस को, या स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो हर एक स्टूडेंट को एक इक्वल टाइम के लिए कंप्यूटर शेयर करने के लिए मिलेगा। ठीक है, सपोज हमने टाइम स्लाइस 2 सेकेंड्स दिया, सॉरी 1 मिनट दिया हो, तो वन मिनट के लिए हमने एक एक स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम कंप्यूटर दिया, सेकंड सेकंड फिर सेकंड मिनट के लिए दिया, एक एक मिनट के लिए हम उनको बार बार टाइम शेयर कर रहे हैं वो लोग। तो जो आप बेसिकली जो आप लैपटॉप्स वगैरह यूज करते हो, वट एवर यू आर यूजिंग, जैसे मैं हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं इसमें टाइम शेयरिंग, ये सारे के सारे टाइम शेयरिंग सिस्टम्स ही होते हैं। but it is so fast, it is so it happens so frequent, it happens so frequently that we cannot even observe कि time sharing systems, we are using time sharing systems because इतना fast ये context switching होती है कि आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते उसको। ठीक है, तो दिस इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। So what happens in, it is somewhat similar to SCFS, but preemption is added to enable the system to switch between processes. So in round robin, what we have to do, we are following the first come first serve basis. ठीक है, जो इसका अराइवल टाइम कम होगा उसको पहले हम सर्व करेंगे, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रीएम्प्टिंग द प्रोसेस इन बिटवीन, हम प्रीएम्पशन यूज कर रहे हैं। अब जो टाइम स्लाइस जो डिवाइड जो आप डिसाइड करते हो, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है टाइम क्वांटम, बेसिकली 10 टू 100 मिली सेकेंड्स के बीच में टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी टाइम स्लाइस ले सकता है। ठीक है, now we have done a question on this. This is three processes are given and their arrival time is given 0, 1, 2, and their burst time is also given. Now what? First of all, we draw a Gantt chart. So this Gantt chart. अब क्या होगा, अराइवल टाइम, हम अराइवल टाइम के बेसिस पे हम इसको राउंड रॉबिन फैशन में परफॉर्म करेंगे। तो एट टाइम 0 हम देखेंगे हाउ मेनी प्रोसेस आर देयर इन द रेडी क्यू। ओनली वन प्रोसेस P1 हैज अराइव्ड। तो 0 पे सिर्फ P1 है, तो P1 को सबसे पहले सीपीयू अलॉट कर दिया। अब टाइम स्लाइस आपका गिवन इस क्वेश्चन में 4 मिली सेकेंड, तो 4 मिली सेकेंड के लिए इसको सीपीयू मिला है। ठीक है, जबकि इसका बर्स्ट टाइम 24 है, बट हमने जो टाइम स्लाइस दिया है दैट इज 4 सेकेंड्स के लिए हमने इसको सीपीयू दे दिया। अब आप यहाँ चेक करोगे एट टाइम 4 पे जब ये P1 का कंप्लीट हो जाएगा टाइम, तो P2 फिर हम चेक करेंगे हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर इन द रेडी क्यू। ओनली 2 प्रोसेसेस आर देयर, P2 एंड P3। तो P2 और P3 का आप चेक करोगे अराइवल टाइम क्या है, जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम सर्व करेंगे। तो फर्स्ट कम P2 सबसे पहले आया, तो P2 को हमने सीपीयू असाइन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अगेन इसको 4 सेकेंड्स के मिली सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट करवाया। देन 4 प्लस 4 8 होगा ना यहाँ पर। हाँ, बट इट्स बर्स्ट टाइम इज 3, है ना। इसको 4 मिली सेकेंड्स की जगह ओनली 3 मिली सेकेंड्स एग्जीक्यूट होना है। तो हमने इसको 7 प्लस 3 10 तक इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, देन 10 पे चेक किया कौन कौन है, तो P2 इज वेटिंग, है ना। एंड P1 सॉरी, यहाँ पर सॉरी P3 यहाँ पर हमने चेक किया 7 पर। तो P1 की एक टर्न हो चुकी है, P2 की भी टर्न हो चुकी है, अब सिर्फ P3 की एक टर्न बची हुई है। P3 की टर्न नहीं हुई, तो P3 को सीपीयू असाइन किया, तो ये भी 3 मिली सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट होके सीपीयू से बाहर आ जाएगा। तो 10 पर आपने चेक किया रेडी क्यू में ओनली वन प्रोसेस इज देयर P1, तो P1 को हम कंप्लीटली असाइन कर देंगे सीपीयू। तो इस तरह से फिर आपने जैसे कंप्लीशन टाइम निकाला गैंट चार्ट के थ्रू, फिर टीएटी निकाला, वेटिंग टाइम। ठीक है, जैसे आप और भी एल्गोरिथम्स में वर्कआउट करते थे सिमिलरली आपने यहाँ भी कैलकुलेट किया। तो मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि किस तरह से करना है हमें। एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो टुडे इज 31st।
So question is, consider 4 processes P1, P2, P3 and P4. All are arriving in the ready queue in the same order at time 0. ठीक है, all the processes are arriving at the same time at time 0. Now the burst time requirements of these processes are 4, 1, four, 1, 8, 1. So what is the completion time of processes? Completion time of process P1. ठीक है, this question has come in GATE exam. Time of process P1 assuming, हाँ बोलिए. न्यू ऐप कमिंग का नोटिफिकेशन हटा दीजिए. अच्छा, assuming मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग with time quantum 1 unit. ठीक है, this is the question which has come in GATE exam. Now options, कुछ options given है. मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है ऑप्शन. ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शंस को हटाते हैं अभी. ठीक है, आप जो भी आंसर आएगा बस समझ में आ जाए. ये क्वेश्चन है, हमें ये सॉल्व करना है. ठीक है, 4 प्रोसेसेस हैं तो वी हैव टू यूज राउंड रॉबिन. तो सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं. When their arrival time is same, 0 पर आ रहा था, no need to write. Then their burst time is given as 4, 1, 8, 1. ठीक है, अब ये आपको कैलकुलेट. फॉर P1 9. क्या बोल रहे हो बेटा? P1 का कंप्लीशन टाइम 9 है. 9 नहीं, हमें कैलकुलेट करना. व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P1 assuming RR scheduling with quantum 1. हमें कंप्लीशन टाइम P1 का आंसर बता रहे हैं. अच्छा, आंसर क्या बता रहे हो बेटा? 9 आ रहा है. 9. ठीक है, देख लेते हैं. ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है सबका कंप्लीशन टाइम. तो ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक गैंट चार्ट बना लेते हैं. जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं अटेंड की थी उनके लिए है ये. 0 पे सारी की सारी प्रोसेस हमारी अराइव हो चुकी है. ये P1 P2 हम रेडी क्यू में 4 की 4 प्रोसेस है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब हमें टाइम स्लॉट टाइम क्वांटम क्या यूज करना है, 1. तो सबसे पहले आपने किसको शेड्यूल किया? P1 को हमने शेड्यूल किया. ठीक है, P1 1 यूनिट दिया ना, गिवन 1 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट हुआ. तो इसका रिमेनिंग टाइम क्या हुआ, बचा है? ये 1 एग्जीक्यूट हो चुका है, तो अब इसका रिमेनिंग टाइम बचा 3.
ठीक है, फिर हमने P2 को एग्जीक्यूट किया 1 के लिए, अगेन इसका P2 का रिमेनिंग टाइम अब बचा है 0। देन P3 को एग्जीक्यूट किया 1 यूनिट के लिए, और P3 का रिमेनिंग बर्स्ट टाइम इज 7। नाउ P4 को एग्जीक्यूट किया तो इसका रिमेनिंग टाइम हो जाएगा 0। ठीक है, नाउ वी हैव ओनली 2 प्रोसेसेस P1 एंड P3। तो P1 को हमने P1 को दिया CPU, तो इसका बर्स्ट टाइम यहाँ हो जाएगा 2। देन P3 ये हो गया 6। अगेन P1 दिस इज 1, देन P3 5, अगेन P1, देन ये 0 हो जाएगा। अब P3 को हम पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे क्योंकि और कोई प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं है। तो P 14 आएगा ना? Yes, ठीक है, तो ma'am. कंप्लीशन टाइम देखना है P1 कब कंप्लीट हो रहा है, तो P1 9 पर कंप्लीट हो रहा है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं कि टोटल एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, तो आप पूरा कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेटिंग टाइम, यहाँ TAT निकालते और फिर वेटिंग टाइम निकाल के कैलकुलेट करते हैं। तो आपको क्लियर है ना कैसे किस तरह से वर्क कर रहा है राउंड रॉबिन? Yes, ma'am. ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पूछ सकते हैं आपसे, तो वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। Okay. Some of the points related with round robin. So in our round robin, देखिए राउंड रॉबिन में क्या होता है, अगर आपका टाइम क्वांटम बहुत कम है ना, अगर ये जो टाइम क्वांटम है, हमने अभी जो एग्जांपल किया है, वी आर टेकिंग द टाइम क्वांटम एज 1। टाइम क्वांटम कम होगा तो क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज्यादा हो जाएगी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आप समझते हो ना, कॉन्टेक्स्ट स्विचेस क्या होते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, यू हैव टू सेव द स्टेटस ऑफ द करेंट प्रोसेस। जो करेंट प्रोसेस जिसको आपने प्रीएम्प्ट किया है, उसका का पूरा जो अभी स्टेटस है, यू हैव टू सेव इट इन पीसीबी। ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी सारी इंफॉर्मेशन पीसीबी में सेव करता है अगर किसी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट हो रही है। तो हम बार बार हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग लेस टाइम क्वांटम, तो अगेन वी हैव टू यूज सो मेनी कॉन्टेक्स्ट स्विचेस, है ना। P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, उसको हमने बीच में प्रीएम्प्ट करके उसका पीसीबी में फिर करंट स्टेटस सेव करके हमने दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया। फिर P2 का स्टेटस सेव हुआ, P3 का हुआ, P4 का, अगेन P1 P3, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर आपका टाइम क्वांटम लेस है। ठीक है, तो इन राउंड रॉबिन इफ द टाइम क्वांटम इज, ये पूछ सकते हैं आपसे कभी भी किसी इंटरव्यू में या गेट में या कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर राउंड रॉबिन इफ द टाइम क्वांटम इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। समझते हो ना, मैंने बताया था जब पढ़ाया था कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जब पीसीबी पढ़ा था हमने, याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then the number of context switches will increase and what about the response time? बताइए, response time ज्यादा होगा कि कम होगा? If the in RR if the time quantum is less, then the number of context switches will increase, and what about the response time?
रेस्पॉन्स टाइम ज्यादा होगा कि कम होगा? हाँ, कम होगा। कम। कम होगा। कम होगा मैम, ठीक। प्रीएम्प्टिव हो जाएगा। हाँ, सो रेस्पॉन्स टाइम विल बी लेस, क्योंकि बार बार आप हर एक प्रोसेस को रेस्पॉन्ड कर रहे हो, है ना, फ्रिक्वेंटली रेस्पॉन्ड कर रहे हो, तो रेस्पॉन्स टाइम विल बी लेस। Now, if the time quantum is large, then number of context switches will be less. Will decrease. And response time will be large. Now, एक situation और हो सकती है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। If the time quantum is larger than all the burst time, ठीक है? If the time quantum is larger than all the burst time, then the algorithm behaves like, देखो मैं एक ऑप्शन दे रही हूँ, आप लोग उसका आंसर बताना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। Yes, you're right. If the time quantum is larger, मैम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। then all the burst time then the RR behave RR behaves similar to FCFS, ठीक है? So this is all about round robin. राउंड रॉबिन में किस मोड में आप, क्राइटेरिया क्या होता है बेसिकली, किस क्राइटेरिया पे वर्क कर रहे हो? क्राइटेरिया क्या है? टाइम क्वांटम, यू हैव टू कंसीडर टाइम क्वांटम एंड आल्सो अराइवल टाइम। ठीक है, these two things you have to consider, and in which mode it works, preemptive or non preemptive? It is preemptive। ठीक है, आपको बेसिकली ये पॉइंट्स याद रखना है, तो आपको याद आ जाएगा एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगी, क्राइटेरिया और उसका मोड क्या है। शायद हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं एल्गोरिथम को। रेडी क्यू, ये रेडी स्टेट है। मैं आपसे पूछ सकती हूँ एग्जाम में, किसी भी एल्गोरिथम को बोलूंगी फ्लो चार्ट बनाइए, ठीक है? तो एक मैं आपको बता देती हूँ। रेडी स्टेट में प्रोसेसेस है, न्यू प्रोसेस, सेलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू, देन आपने कंडीशन चेक की, चेक करोगे कि उसका बर्स्ट टाइम जो है वो इट इज लेस देन और इक्वल टू टाइम क्वांटम, ठीक है? अगर लेस देन और इक्वल टू है, कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, then we will execute the process suppose it is no टाइम क्वांटम, मतलब बर्स्ट टाइम ज्यादा है, execute the process for its
बर्स्ट टाइम, ठीक है। बर्स्ट टाइम अगर कम है टाइम क्वांटम से, हम क्या करेंगे, जो भी उसका बर्स्ट टाइम हो उतने टाइम के लिए उसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रोसेस को, एंड दैट प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड, टर्मिनेशन हो जाएगा यहाँ पर। टर्मिनेशन का साइन क्या होता है? This is process completion. If this is no, then execute the process for time quantum. जो भी time quantum given है उस particular time के लिए हम process को execute करेंगे। जैसे टाइम एक्सपायर होगा अगेन वो रेडी क्यू में जाएगी प्रोसेस, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा फिर, ठीक है। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। ये तो आप बना सकते हो किसी भी एल्गोरिथम का, है ना। Now we'll start with one new algorithm, that is priority scheduling. तो इन दिस एल्गोरिथम जो हम देख रहे हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, इसमें आपको हर एक प्रोसेस की एक प्रायोरिटी गिवन होगी क्वेश्चन में। कौन सा नंबर है? 6 तक हो गया, 7। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, सो इन द क्वेश्चन अगर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पे कोई न्यूमेरिकल आता है तो ये प्रायोरिटी, हर एक प्रोसेस की प्रायोरिटी गिवन होगी, ठीक है। So here the criteria is what you have to consider, mainly what you have to consider, priority you have to consider, priority of processes, and in which mode it works on non-preemptive basis. So these are the important points, है ना, जो मैं ये लिखवा रही हूँ ना, क्राइटेरिया और मोड, ये इंपॉर्टेंट है। आप ये याद कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क करना है। मोड इज नॉन प्रिएम्प्टिव, ठीक है। अब ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो है, जो एसजीएफ हमने जो पढ़ा था, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, याद है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ये इसका एक स्पेशल केस है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। कहाँ गया शॉर्टेज जॉब, लॉन्गेस्ट जॉब है ये। Yes. So this algorithm is shortest job first भी एक non preemptive algorithm थी. What we were considering in this algorithm, we were considering कि किस process का burst time सबसे कम है, उस basis पे हम इसको schedule कर रहे थे, है ना। SGF जो है वो एक it is a special case of priority scheduling algorithm, but in this case, in this algorithm, the priorities of processes are not given. So we are considering the lowest burst time. So this is important point, ये आपसे पूछ सकते हैं। SGF is a special case
case of priority scheduling algorithm. So in priority scheduling, a priority is associated with each process and the CPU is allocated to the process with the highest priority. And if two processes have the same priority, then we serve in the FCFS order. So equal priority processes are served in FCFS order. ठीक है. So priorities are generally indicated by some fixed range of numbers. Zero integer number के form में हम priority को denote करते हैं. But there is no such rule कि जिसकी suppose देखिए example लेते हैं. ये integer number के form में होती है priorities. Suppose these are the priorities. So maybe some system consider this 8 to be a highest priority. Suppose some systems may consider this low number as a highest priority. So it depends on the system to system. ठीक है? तो ये कुछ भी इसमें से नॉमेनक्लेचर यूज हो सकता है कि लोअर इंटीजर को हाईएस्ट प्रायोरिटी की तरह कंसिडर किया जा रहा है या हाईएस्ट नंबर को लोअर प्रायोरिटी. ये अगर क्वेश्चन आता है तो ये मेंशन होगा कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, मतलब आपको क्या कंसिडर करना है. ठीक है, हम एक क्वेश्चन देखते हैं. Suppose 5 processes are given: P1, P2, P3, P4 and P5. And their burst time is also given. And 5. And their priority is given as 3, 1, 4, 5 and 2. ठीक है, तो if suppose it is not mentioned कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, तो आप क्या करेंगे, जो लोएस्ट इंटीजर है उसी को आप कंसिडर करिए कि दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. जैसे सॉरी दिस वन अगर लिखा है दैट मींस इट हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, 2 मींस इसकी सेकंड प्रायोरिटी. तो आप अगर कुछ मेंशन नहीं है तो यू हैव टू कंसीडर लोएस्ट नंबर एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. ठीक है, so this is the question. Now we have to calculate the total average waiting time and the average turnaround time using priority scheduling. टाइम नहीं दिया है. क्या बोल रहे हो बेटा? अराइवल टाइम
अराइवल टाइम अगर मेंशन नहीं है तो यू कंसिडर ऑल द प्रोसेस अराइविंग एट द सेम टाइम, ठीक है, अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में। हम सारी प्रोसेस को जीरो पे कंसिडर कर लेते हैं कि सारी की सारी प्रोसेस एक साथ आ रही है जीरो जीरो टाइम पर। ठीक है, अराइवल टाइम इज नॉट गिवन, सो यू कंसिडर all the process are arriving at time 0. So first of all, we'll draw a Gantt chart. That time we have 5 processes, P1 to P5, 5 processes we are having. So we'll see we'll consider their priority. लेकिन SGF में क्या हो रहा था, हम उनके बर्स्ट टाइम को देख रहे थे, लेकिन इस केस में हम उनकी प्रायोरिटी को देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी चेक करने के लिए आप देखिए 1 सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है P2 प्रोसेस की। P2 is assigned CPU and it is non-preemptive process, non-preemptive algorithm. So we cannot stop P2 in between. तो P2 को हम completely execute करेंगे for 1 millisecond. Suppose this is in millisecond. हमने 1 तक इसको completely execute किया, ठीक है। Now check the priority. Second priority है P5 की, P5 execute हुआ. P5 needs 5 milliseconds to execute, तो 1 plus 5 is 6. Then third priority is of P1, तो P1 को execute किया for 10 milliseconds. 10 plus 6 is 16. After that 1, 2, 3 हो गया, 4. Fourth priority is of P3. P3 needs only 2 milliseconds to execute, तो 18 तक execute हुआ. Then last priority है P4 की, तो P4 को हमने 1 के लिए execute किया, 1 milliseconds के लिए 19 तक. So now we have to write the completion time. Mute yourself. Completion time, P2 is completing at 1, P5 at 6, P1 is completing at 16, and P3 at 18, and P4 at 19. Now turnaround time. Turnaround time कैसे निकालते हो? Completion time minus arrival time, 0 है सबका arrival time, तो 16 minus 0 ये same to same आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हो? 16 minus burst time. 16 minus burst time, this is 6. 1 minus 1 is 0. 18 minus 2, 16. Then 19, 18. And this is 1. This is the waiting time. अब हम कैलकुलेट करते हैं, इनको आप एड अप करिए, क्या आंसर आ रहा है? 20, 39, 40. मैम टर्न अराउंड क्या? हाँ, P1 का 16 की जगह 10 होना चाहिए ना? चेक कर लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम मतलब अराइवल टाइम, और वो उसमें कितना एग्जीक्यूट, हाँ 16 ही रहेगा ना बेटा? नहीं, कितने? एक मिनट। अच्छा वेट करा, अच्छा ओके। नहीं, मतलब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि आप एंट्री की, आपने एंट्री की और जब आप सिस्टम से बाहर आए, किसी प्रोसेस ने एंट्री की और ओके तो सेम। सेम ही रहेगा क्योंकि 0 है सबका अराइवल टाइम, हाँ है ना? ओके सेम रहेगा। इसको हम सम अप करते हैं, 60 आएगा, 60 by 5, 12. 50, 60 by 5, and this is 41 by 5. अब इसको 8.2. ये 8.2 है और ये क्या है? I'm 12. 12 है, ठीक है। सो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है अपनी ये वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। कुछ तो नहीं है।
ठीक है. Now the major problem with this algorithm is priority scheduling algorithm is indefinite blocking और starvation. जो starvation terminology है वो priority scheduling में use करते हैं. क्या हो सकता है, देखो अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है, सपोज ये P2 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है एंड इट इज टेकिंग सपोज 100 मिली सेकेंड्स टू कंप्लीट, तो क्या होगा, या फिर एक हेविली ओवरलोडेड सिस्टम है, ठीक है, एंड मेनी प्रोसेस आर कमिंग एट डिफरेंट अराइवल, दे आर हैविंग डिफरेंट अराइवल टाइम. तो क्या होगा, एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस का ये एक सिनेरियो हो सकता है कि वो बहुत देर तक वेट करती रहे, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आती जा रही है और एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस को इनडेफिनेट टाइम के लिए वेट करना पड़े सीपीयू के लिए. उस सिचुएशन में क्या होता है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है. हो सकता है किसी प्रोसेस जिसकी बहुत लो प्रायोरिटी हो, तो उस प्रोसेस को एक इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए वेट करना पड़ेगा, तो दैट इज नोन एज स्टारवेशन. ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ. हाँ, now priority scheduling can be preemptive and non-preemptive also. हमने जो देखा है this is non-preemptive, but it can work in both mode. Preemptive basis पे वर्क करेगा अगर हम सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अगर क्वेश्चन आता है आपको कि यूज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यूजिंग प्रीएम्प्टिव अप्रोच या नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच, इस तरह से इसके दो मतलब इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम इट कैन बी प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव आल्सो. तो सेम क्वेश्चन अगर हम करते हैं using preemptive, use this was non-preemptive, use non-preemptive approach. Now same question we are doing using preemptive approach. P1, P2, P3, and P5, and their burst time is given as 1.5. Okay, use preemptive priority scheduling algorithm to calculate average TAT and average waiting time. ठीक है, गैंट चार्ट बनाते हैं. So all the processes are arriving at time 0. Now this is preemptive. अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आएगी तो बीच में हम किसी भी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं. तो एट टाइम 0 वी हैव 5 प्रोसेसेस और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है P2 की. ठीक है, P2 को हमने पूरा एग्जीक्यूट किया क्योंकि उससे ज्यादा प्रायोरिटी किसी की भी नहीं है. ये इस केस में तो सेम ही आएगा, मेरे ख्याल से कुछ डिफरेंस नहीं आएगा ना. इस केस में कुछ नहीं होगा डिफरेंस. जस्ट अ मिनट है ना, जस्ट अ सेकंड. हम कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. मैम राइवल टाइम होगा तो चेंज हो जाएगा. हाँ, राइवल टाइम भी तो चेंज करना पड़ेगा, तब तो कोई मतलब इस एल्गोरिथम का, मतलब मैंने सबका सेम कर रखा है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम.
अराइवल टाइम चेंज भी करना पड़ेगा? अराइवल टाइम चेंज मतलब इस केस में सेम था तो इसलिए कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, आप चाहे प्रीएम्प्टिव अप्रोच यूज करो या नॉन प्रीएम्प्टिव। तो ये कुछ हम कोई और एग्जांपल देखते हैं कि आपको टाइम समझ की में आ रहा रहती है। है ना क्या बोल रहे हो बेटा? मैम, इसी क्वेश्चन में बाकी सब डेटा सेम रहने दीजिए, अराइवल। हाँ, अराइवल टाइम हम इसमें लिख लेते हैं। अराइवल टाइम कुछ लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, और बाकी से सारी चीजें सेम रख लेते हैं। और क्या था? प्रायोरिटी। इनकी बर्स्ट टाइम गिवन है 10, 1, 2, 1, 10, 1, 2, 1 and 5, and priorities are given as 3, 1, 4, 5, 2, 4, 5 and 2। ठीक है, अब हम इसको we have to use what we have to use preemptive priority scheduling algorithm to calculate average WT and average TAT। So first of all, draw a Gantt chart. So at time 0, how many processes has arrived? Only one process, P1। अब उसकी प्रायोरिटी तीन, जो भी है उससे कोई मतलब ही नहीं, एक ही प्रोसेस है तो उसी को दिया जाएगा सीपीयू सबसे पहले। तो P1 को हमने असाइन कर दिया। ठीक है, अब हमने फर्स्ट टाइम पे हमें चेक करना पड़ेगा कि अब कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस तो नहीं आ गई है सीपीयू रेडी क्यू में। तो एट टाइम 1 वी हैव टू चेक। टाइम 1 पे देखा तो P1 P2 आ गया, लेकिन P2 आ गया एंड इट्स प्रायोरिटी इज हायर देन P1। हम P1 को बीच में ही प्रीएम्प्ट करेंगे और P2 को सीपीयू असाइन कर देंगे। ठीक है, अगेन प्रायोरिटी ज्यादा है। नहीं, हम जो इसका मिनिमम नंबर है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड कर सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा, लेकिन आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप तो यही कंसिडर करोगे जिसका जो लोअर इंटीजर नंबर है दैट मींस इट हैज हायर प्रायोरिटी। ठीक है, जैसे 1 लिखा है, 1 का मतलब सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। 2 लिखा है मतलब सेकंड इसकी प्रायोरिटी। ठीक है, इस तरह से कंसिडर करो, आप कंफ्यूज मत हो। तो ठीक है, P1 को हमने एग्जीक्यूट किया, प्रायोरिटी 3 थी उसकी। फिर P2 आ गया, एट टाइम 1 P2 अराइव हो चुका है, P2 की प्रायोरिटी इससे ज्यादा है, कंसिडर हम दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो P2 की ज्यादा है तो P2 को हमने सीपीयू एलोकेट किया। देन एट टाइम 2 हम चेक करेंगे, टाइम 2 पे P3 भी आ चुका है ना। और इनके बर्स्ट टाइम अभी किस किस का कंप्लीट हो गया है ये भी लिखते जाते हैं। ठीक है, तो P2 का तो कंप्लीट हो ही चुका है, तो P2 तो बाहर आ चुका है। ठीक है, अब एट टाइम 2 वी हैव ओनली 2 प्रोसेस, P1 एंड P3। और P1 और P3 में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? P1 की ही ज्यादा है। तो P1 को अगेन हम एग्जीक्यूट करेंगे टाइम 3 तक। ठीक है, तो ये इसका बर्स्ट टाइम अब क्या हो गया, 2 बार एग्जीक्यूट हो चुका है तो 8 हो गया। नाउ एट टाइम 3 वी हैव टू चेक अगेन चेक। तो कौन कौन सी प्रोसेसेस अराइव हुई है रेडी क्यू में, यहाँ लिख लेते हैं। वी हैव P1 ऑल्सो, P2 तो बाहर निकल चुका है, P3 भी है रेडी क्यू में, देन P4 भी आ चुका है। ठीक है, P1, P3 और P4, P1, P3 एंड P4 में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है P1 की। तो P1 को अगेन हमने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, एट टाइम 4 हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो रेडी क्यू में है P1, P3, P4 और P5 भी अराइव हो चुका है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप चेक करिए इन चारों में से है P5 की, 2 है। तो P5 को एग्जीक्यूट किया हमने। ठीक है, और अगेन सेम ही रहेगी इसकी भी प्रायोरिटी, क्योंकि अब सब सारे के सारी प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुकी है और कोई प्रोसेस आने नहीं वाली है। तो P5 को हम कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे। कितना है इसका बर्स्ट टाइम? 5 तक है। तो 5 तक है तो 4 + 5 = 9। ठीक है, अब यहाँ पर 9 पर अब हमारे पास बची है P1, P3 एंड P4। ये P5 बाहर आ चुका है कंप्लीटली एग्जीक्यूट होके। ठीक है, अब P1, P3 एंड P4 में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है P1 की। तो P1 को हम कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे। P1 को हमें एग्जीक्यूट करना है, 3 मिलीसेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट हो चुका है, तो 7 के लिए और 7 के लिए करेंगे। तो 9 + 7 = 16।
ठीक है, P1 भी बाहर आ गया। अब है P3 एंड P4। P3 और P4 में से प्रायोरिटी ज्यादा है P3 की, तो P3 को कंप्लीटली एग्जीक्यूट किया, उसको 2 मिली सेकेंड्स चाहिए, तो 18 तक इसने एग्जीक्यूट किया। देन P3 ने P4 ने एग्जीक्यूट किया। P4 नीड्स ओनली 1 मिली सेकेंड्स टू एग्जीक्यूट, 19 तक ये एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से ये, इस तरह की कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप कोई जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है वो काफी देर तक वेट करती रहे, उसकी टर्न ही नहीं आए, है ना। हेवीली लोडेड सिस्टम जब होते हैं, मतलब हेवीली लोडेड मतलब कि कंटिन्यूअसली प्रोसेसेस अराइव होती जा रही हैं। ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि 4 मिली सेकेंड्स तक 5 प्रोसेस ही आई, बट देयर मे बी सिचुएशंस कि कंटिन्यूअसली प्रोसेसेस आती जा रही है और फिर एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो बहुत देर से वेट कर रही है, तो वो काफी देर तक वेट करती रहेगी, तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन को हिंदी में बोलते हैं भुखमरी, मतलब उसको सीपीयू मिल ही नहीं रहा बहुत देर तक, इनडेफिनेट टाइम के लिए वो वेट कर रहा है। ठीक है, तो इसके एक सोल्यूशन होता है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसको बोलते हैं एजिंग। हम पढ़ेंगे अभी, पहले इसका हम कैलकुलेट करते हैं कंप्लीशन टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो कंप्लीशन टाइम आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। P4 19 पे कंप्लीट हो रहा है, P3 18, then P1 16, P1 के बाद P5 is completing at 9 और P2 is completing at 2। तो T80 निकालते हैं। T80 क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम, मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 16 माइनस 0 इज 16, 2 माइनस 1 1, 18 दिस इज 16, 16 अगेन, देन 5। इसको सम अप किया 30 40 49 54 54 डिवाइडेड बाय 5 और वेटिंग टाइम निकालना है। हाँ, 10.8। देन वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते, वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 16 माइनस 10 इज 6, 1 minus 1 0, 16 minus 2 14, this is 15 and 5 minus 5 is 0। इसको सम अप किया हमने तो 20 30 45 45 45 है ना। Yes, ma'am, it's 45. हाँ, 9 आंसर आ रहा है। ठीक है, कौन कह रहा है कि ये हो जाए? मैम 35 आए। मैम ये जो सबसे पहले आपने 16 लिख दिया, यहाँ 6 आना था। 6 आए मैम। ये 6 है। यस मैम। ये कैसे? मैम वेटिंग टाइम P1 का। मैम T80 नहीं, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम ये बोल रही है, गलत लिखा है मैंने। यस मैम, 6 है। अच्छा, वेटिंग टाइम कैसे निकालते हो? तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 6 सही है, 6 सही है। ठीक है, तो इसमें से 6 कम करोगे आप, 39 है ये। 39 बाय 5। मैम 39 नहीं 35 होगा ना, 10 कम हुआ। हाँ सॉरी, ये है 20 35, ये 7 आंसर आया। ठीक है, यस मैम। आपका अभी क्लास है क्या? इसके बाद क्लास है क्या कोई? 130। यस मैम, 9 से 5। ठीक है, तो अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम स्टारवेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, तो शॉर्ट में एक बार और रिवाइज करेंगे। एजिंग क्या होता है ये देखेंगे, देन एक कोई न्यू एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे, दैट इज मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। बहुत लंबा चल रहा है आपका सीपीयू शेड्यूलिंग, बहुत दिन हो गए पढ़ते हुए। ठीक है, अटेंडेंस जस्ट वेट, अभी लीव नहीं करना मीटिंग से। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 130 आर देयर। ठीक है, आई हैव डाउनलोडेड द अटेंडेंस, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, धन्यवाद मैम।